हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 4। इस यूनिट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं हम एसेप्टिक एरिया के डिजाइन से। चलिए आज के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल एग्जांपल की मदद से देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जंप करूं, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हुए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने अपने नए घर का कंस्ट्रक्शन वर्क देखा होगा या उसके कंस्ट्रक्शन वर्क के जो बेसिक नक्शा होता है ना लेआउट बनाने का, उसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो जरूर अपनी राय अपने फैमिली मेंबर को दी होगी कि हमें किचन ऐसा चाहिए, किचन वहां पे चाहिए, बैठक यहां पे होना चाहिए, बेडरूम यहां पे होना चाहिए, स्टडी रूम यहां पे होना चाहिए। क्या ये सब चीजें आपने कुछ सोच समझ करके बोली हैं? डेफिनेटली आपने कुछ सोच समझ करके बोली होंगी कि एंट्री के आते ही किचन नहीं होना चाहिए, किचन के सामने ही टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये बेडरूम में अटैच लाइट बाथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हर एक चीज के पीछे आपका लॉजिक रहता है। एक सिंपल सा लॉजिक ले लीजिए कि जब कभी भी हम घर को ऐसे सोच करके बनाते हैं कि कहां पे क्या सही रहेगा, क्या प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आज आपसे तैयारी करते हैं आज से ही। वैसा ही एक चीज तो यहां भी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। जब कभी भी हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो वहां पे बेसिकली कई अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन होता है। मेनली आज के टॉपिक के रिस्पेक्ट में अगर ये बात करूं कि जब कभी भी आप पैरेंटल प्रोडक्ट बनाते हो या इन शॉर्ट ये कहूं कि स्टेराइल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पे जिस जगह पे हम बनाते हैं उस जगह का साफ सुथरा होना तो बहुत जरूरी है। मैंने एक केवल नॉर्मल वर्ड यूज किया है, साफ सुथरा, क्योंकि जहां कहीं भी आप अपने घर में रहोगे, किचन में रहोगे, वो घर साफ सुथरा रहे, इसका तो विशेष ध्यान रखा जाता है। आपके घर में खिड़कियां होती हैं, क्यों? क्योंकि उस खिड़की से बढ़िया लाइट आ सके, हवा आ सके। आपके घर के दरवाजे के ऊपर एग्जॉस्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा है वो ऊपर से निकल सके। ऐसी कई चीजें का आपने सोच समझ करके बनाया होता है। हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। यही लॉजिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। जब मैंने कहा कि हम बात करते हैं पैरेंटल या स्टेराइल प्रोडक्ट की, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग कंटामिनेशन बहुत भारी पड़ सकता है। सो जब कभी भी हम ऐसे प्रोडक्ट को बनाने की तैयारी करते हैं, बनाते हैं, बनाने से पहले उस बिल्डिंग के नक्शे की पर ध्यान देते हैं या बिल्डिंग के बनने से पहले ही उसके लेआउट के बारे में ध्यान देते हैं, तो ये चीज बहुत आराम से ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत सोच समझ कर रखनी पड़ती है कि वो जगह कंप्लीटली कंटामिनेशन फ्री रहे। अब आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। कंटामिनेशन फ्री मतलब एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से एसेप्टिक हो। आप देखिए एसेप्टिक का मतलब क्या होता है? सेप्टिक या सेप्सिस हम समझ सकते हैं कि उस जगह पे किसी न किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन है। एसेप्टिक बोले जाए तो उस जगह पे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो जो लेआउट है एसेप्टिक एरिया का, वो एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा लेआउट है जहां पे आपने हर एक चीजों को इंपॉर्टेंटली ध्यान दिया है जिससे कंटामिनेशन आ सकता था। सो हर एक कोशिश ये की गई कि वहां पे कंटामिनेशन ना आए। तो इसी के हिसाब से अब इसका मतलब समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एसेप्टिक एरिया कहने का मतलब है एक ऐसा प्रीमाइसेस, एक ऐसा जगह, एक ऐसा कमरा बोल सकते हैं सरल भाषा में, जहां पे किसी भी तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को आने की परमिशन बिल्कुल नहीं है और आपने पूरी तैयारी करके रखी है कि इस जगह पे माइक्रोऑर्गेनिज्म ना आए। तैयारी करके रखी है मतलब उसका लोकेशन, लेआउट, सब कुछ, उसके अंदर कौन से दरवाजे, कैसा प्रेशर, कैसी खिड़की, कैसा एग्जॉस्ट, कैसा फिल्ट्रेशन, हर एक वो चीज जो आप इमेजिन कर सकते हैं और बियॉन्ड योर इमेजिनेशन जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है उस पर ध्यान देना। सो aseptic area is premises designed to prevent the microorganism in particular part of your area is called aseptic area। आगे देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ये सब मैंने बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज करे हैं, अपने लैंग्वेज से आपको समझा रहा हूं। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है सिंपल सी, टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट बीइंग प्रिपेयर्ड। जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा, खास करके आप पैरेंटल या स्टाइल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, सो प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कंटामिनेशन और स्पॉइलिंग बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट मे बी अदर टाइप ऑफ कंटामिनेशन नॉन इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट मींस एक्सक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। सो किसी भी तरह के कंटामिनेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए आप जिस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करते हो वो हमारे बेसिक नीड है, क्योंकि उससे प्रोडक्ट को आप बचा सकते हो। सो ये तो बात हो गई मोटा मोटा आपके समझाने के तरीके की। चलिए अब हम बात करते हैं लेआउट या तो फिर उसके डिजाइन के बारे में। डिजाइन का मतलब ऐसा होता है कि जब कभी भी आप उसको बनाने से पहले सोचोगे, बन जाएगा उसके बाद तो डिजाइन नहीं करेंगे। आपका घर बने बनाया होगा, उसके बाद आप डिजाइन तो नहीं करोगे कि बाथरूम कहां, किचन कहां, सब कुछ आप पहले से डिसाइड करते हो। सो ये जो लेआउट है वो कागज पे पहले बनेगा
कि भाई टेंटेटिव है, कई बार मॉडिफिकेशन हो सकते हैं उसमें, कि टेंटेटिव है कि मेरा ये आपका ऑफिस है, ये मेरा स्टोर है, ये मेरा स्टरलाइजेशन यूनिट है, ये मेरा स्टोर के पास लगा हुआ है, ये मेरा एसेप्टिक एरिया है, ये मेरा प्रोडक्शन एरिया है, ये मेरा वेयर हाउस है, ये मेरा कंपाउंडिंग मॉडल है, ये मेरा क्वारंटाइन है। सो जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो सब कुछ सोच समझ करके बनाएंगे। कंसर्निंग अथॉरिटी से अप्रूवल मिलेगा, देन यू विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले क्या क्या चीज ध्यान रखें, ये भी तो बहुत जरूरी है। आइए इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है साइट ऑफ प्रीमाइसेस, कौन सी जगह पे आप बनाने वाले हो। दो चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के डेट में दो तरह के लोग होते हैं, जो पॉश इलाके में अपना मकान बनाना या खरीदना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, पॉल्यूशन से दूर, एकांत में अपना फार्म हाउस टाइप का घर बनाना चाहते हैं। दोनों की नीड के अकॉर्डिंगली आपकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। सो आप फार्म हाउस में क्यों जाना चाह रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि शहर के शोरगुल से, हल्ले से, पॉल्यूशन से दूर एकांत में रहा जा सके। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पॉल्यूशन ज्यादा मिल रहा है, शहर के अंदर पोल्यूशन के साथ साथ आपको नॉइज भी ज्यादा मिल रहा है। सो आपका लॉजिक यहां भी तो काम कर रहा है। अगर आप बिच्छो भी शहर के बना देंगे ऐसी इंडस्ट्री, तो उससे प्रॉब्लम तो होगी, आपको भी होगी, यानी कि उस इंडस्ट्री के अंदर होने वाला कंस्ट्रक्शन वर्क पे भी होगा, कंपाउंडिंग पे भी होगा, प्रोडक्शन पे भी होगा, साइमल्टेनियसली उसका इफेक्ट उस आसपास जो लोग रहते हैं उस पे भी होगा। सो सबसे जरूरी चीज है कि ये जो आपका साइट ऑफ प्रीमाइसेस है वो बहुत दूर में होना चाहिए, शहर के बाहर एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया बोल लीजिए, या एक सेक्शन अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वहां पे होना चाहिए, ताकि वो कम से कम पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ जोन में रहे और उसके कारण से लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। सो अवे फ्रॉम द स्टेयर, जब हमने एक दूसरी जगह, दूर की जगह घर बना ली, मकान बना लिया, वैसे ही हमने दूर में एक इंडस्ट्री बना ली जहां पे पूरा लेआउट को फॉलो करेंगे। अब जिस जगह पे आपका प्रोडक्शन होने वाला है, जिस जगह पे आप एसेप्टिक एरिया डिजाइन करने वाले हो, वो जगह दो चार चीजों से भी दूर होनी चाहिए। शहर से दूर हो गई, इंटरनल पार्ट में क्या क्या नहीं होने चाहिए, वो स्टेयर से दूर होना चाहिए, सीढ़ी से दूर होना चाहिए। पता चल रहा है कि ये जो हमें खड़ा हूं यहीं पे आपके एसेप्टिक एरिया बनाना चाहते हो और इसी के बगल से सीढ़ी जा रही है। सो मल्टीपल पीपल विल गो फ्रॉम द सीढ़ी एंड दे विल कम बैक फ्रॉम द स्टेयर्स। तो ये सीढ़ी से ऊपर नीचे जाना बहुत आसान सी बात होगी और ये आपके कंटामिनेशन के चांसेस को मेनी फोल्ड बढ़ा सकता है। सो वी हैव टू make your aseptic area away from the stair, not only from the stair, even shaft से भी अलग करना चाहिए, लिफ्ट से भी अलग करना चाहिए, जनरल प्रोडक्शन एरिया से भी अलग करना चाहिए। इन शॉर्ट हर वो जगह से दूर रहे जहां पे रश ज्यादा होता है। प्रोडक्शन एरिया नॉर्मल से क्या मतलब है? नॉर्मल प्रोडक्शन एरिया मतलब जो मैंने कहा आपको, नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्शन, चाहे वो आपका टैबलेट हो, चाहे आपका कैप्सूल हो, पाउडर हो, ग्रैन्यूल हो, ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, या कोई और अदर प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहा हो, उनके जनरल प्रोडक्ट को इसको बोल सकते हैं, उनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि उसके कंटामिनेशन भी आके अफेक्ट कर सकते हैं। सो द एसेप्टिक एरिया मस्ट बी अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्लेसेस। इसके बाद देखिए, मेन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस यही जनरल एरिया होते हैं, जिनसे डस्ट या फिर कोई और मूवमेंट ज्यादा होता रहता है, तो वो कर सकते हैं। इसलिए आप इसको दूर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। Each stage of the production should be performed in aseptic area। चाहे आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो करें, एक प्रोसेस हमेशा फॉलो करना होता है, वह है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एसओपी, उस इंस्ट्रूमेंट का एसओपी, बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, हर एक चीज मेंटेन करेंगे। उस पर आपको हर बार एक चेक मार्क करना पड़ेगा कि क्या आपने हर एक प्रोसीजर को एसेप्टिक प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया है। हाँ, ये हमको करना पड़ेगा। हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का आपको इसी सेप्टिक एरिया के अंदर परफॉर्म करना होगा, उसके लाने से लेकर के, उसके वेइंग से, उसके कंपाउंडिंग से, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के आगे की हर एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप बात कर रहे हो स्टेराइल प्रिपरेशन की। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज एरिया शुड बी एडजेसेंट टू द एसेप्टिक एरिया। जहां पे आप स्टोर करोगे, जिस जगह पे आप प्रोडक्शन करने के बाद उसको स्टोर करोगे या जहां से आप रॉ मटेरियल लोगे, वो एडजेसेंट, वो पास में होना चाहिए आपके एसेप्टिक एरिया से। इससे क्या होगा, जो मूवमेंट होगा, जो मूवमेंट ऑफ पर्सन और मूवमेंट ऑफ मटेरियल होगा, वो बहुत कम डिस्टेंस पे होगा, इसलिए चांसेस ऑफ कंटामिनेशन कम होंगे। अगर आप दूर से ला रहे हो और दूर तक लेके जाओगे तो चांसेस आपके बढ़ेंगे कंटामिनेट होने के। तो दैट इज व्हाई द प्रोडक्शन एरिया, द एसेप्टिक प्रोडक्शन एरिया मस्ट बी एडजेसेंट टू द स्टोर वन। और उस स्टोर में कोई उधर उधर के सामान नहीं रखी जाएगी, कि वही चीजें रखी जाएंगी जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके इस प्रोडक्शन से, स्टेराइल प्रोडक्ट से। आगे बात करते हैं, दूसरा जो हमारा डिजाइन का प्रक्रिया है वो है साइज ऑफ द प्रीमाइसेस। जगह का साइज कैसा होना चाहिए। अगर एक छोटा सा कमरा होगा मान लेते हैं, तो आपको वहां पे सामान रखने में दिक्कत जाएगी। मैं अपनी अगर बात करूं तो स्टार्टिंग में जब हम बैचलर थे, अपने बैचलर लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में रहते थे, तो सिंगल कमरे के रूम में, मकान में रहा करते थे। उसी पे आपका लाइब्रेरी समझ लो, उसी का आपका बेडरूम, उसी पे आपका पूरा किचन, उसी पे सब कुछ आपका होता था। सोच सकते हैं आप भी, कई सारे लोग इस पे बिलोंग करते होंगे, इसी पे रहते होंगे, तो कैसा मैशिंग टाइप का आपका रूम हो जाया करता था। लेकिन जैसे ही फैमिली आती है, जैसे ही आपकी फैमिली बढ़ने लगती है,
आपको स्पेस की जरूरत पड़ती है, आप अच्छा खासा एटलीस्ट 1 BHK 2 BHK मकान तो लेते हो जहां पर हर एक चीज सिस्टमेटिक होगा, किचन अपनी जगह पे, बेडरूम अपनी जगह पे, स्टडी रूम अपनी जगह पे, बैठक अपनी जगह पे। तो ये चीजें दिखाती हैं कि आपका जगह बड़ा है, स्पेस बड़ा है, तो चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हो, वरना मैशअप हो जाएगा। तो यहां पे भी यही कह रहा है कि आपका एसेप्टिक एरिया कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को, हर एक प्रोडक्शन के पार्ट्स को आप मैन और मटेरियल दोनों के फ्लो को कंट्रोल कर सकोगे विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी और द एसेप्टिक एरिया ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्शन साइट। ये बहुत जरूरी है। इस पर भी देख लीजिए, शुड बी लार्ज एंड स्पेशियस टू रिड्यूस द कंटामिनेशन। अगला पॉइंट हमारा है विंडो। आपके डिजाइन में ये चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट वाइज समझा रहा हूं आपको। विंडो का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मान लेते हैं कि आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन चलने के कारण से आपके डस्ट निकल करके आ रहे हैं और आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और अपने अपने घर की खिड़की को खोल रखी है, तो क्या होगा ये आप आसानी से एज्यूम कर सकते हैं। प्रोडक्शन के कारण से जो डस्ट निकल करके आएगा वो आपके घर में विंडो के थ्रू एंट्री करेगा और आपके पूरे घर में धूल धक्कड़ से भर जाएंगे। कार में भी जब जाते हो, आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन एरिया होता रहता है रोड किनारे, तो आप अपने विंडो को चढ़ा देते हो ताकि धूल आपके कार के अंदर ना आए। यही चीज इमेजिन तो करिए कि अगर ये प्रोडक्शन एरिया स्टेराइल प्रोडक्शन एरिया है और उसके विंडो ऐसे रखे गए हैं कि उसमें से चांसेस हो सकते हैं, खुला तो कोई रखेगा नहीं, फिर भी अगर चांसेस बनते हैं नॉर्मल लकड़ी के जैसे विंडो होते हैं वैसे रखेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस तो होते हैं कि उसमें से कोई छोटा सा डस्ट या माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाए। माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए तो कोई बड़ा स्पेस की जरूरत है भी नहीं। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपके विंडोज हैं लार्ज विंडो होने चाहिए, बड़े बड़े विंडो होने चाहिए ताकि लाइट भी आ जाए, ट्रांसपेरेंट भी रहे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट के साथ साथ जो ग्लास बने, हाँ उसकी चीज रह गया है, वो जो आपके विंडो बनेंगे वो लकड़ी वकड़ी के नहीं बनेंगे, वो कंप्लीटली ग्लास के बनेंगे, बड़े साइज के ग्लास के बनेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। और उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज विच रिमेन क्लोज, ये हमेशा बंद रहेंगे। खुले रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी भी, बाहर की चीजें अंदर आएंगी, अंदर की चीजें भी बाहर जाएंगी, बाहर की चीजें अंदर आ जाना ज्यादा दिक्कत कॉज कर सकता है, तो ये क्लोज होना चाहिए। दूसरा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन विद फिल्टर्ड एयर शुड बी प्रोवाइडेड इन द रूम। इसका मतलब क्या है, अब आपने अगर खिड़की बंद कर दी, खिड़की बंद करके रह गए आप, तो अंदर तो सफोकेशन से भर जाओगे, अंदर की जो चीजें बन रही होंगी उसमें फ्रेश एयर कहां से आएगा, एयर नहीं आएगा तो अंदर काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो हम अब क्या करें, हम क्या करने वाले हैं कि आपने खिड़की तो बंद कर दी, ओके वेल एंड गुड, बट बाहर से आने वाले हवाओं को ऐसी जगह से, ऐसे मीडियम से अंदर लेके आओगे जो कि फिल्टर्ड होकर के आएंगे। इसके अंदर कई एग्जांपल आ जाएंगे, आप आगे पढ़ोगे, HEPA फिल्टर भी आ जाएगा। तो फिल्टर्ड होकर के आने वाली एयर का सर्कुलेशन अंदर ही अंदर होता रहेगा, तो इससे बाहर के कोई कंटामिनेशन अंदर नहीं आ पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। हो सकता है आने वाले सिलेबस के अंदर टॉपिक में ये चीजें हो, नहीं तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल में आप पक्का इस चीज को पढ़ोगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वह है आपका डोर। डोर क्या महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। ऑब्वियसली आप खिड़की को तो बंद कर दिए, डोर को कैसे बंद रखोगे, हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट तो जरूरी है ना, उस समय कैसे करेंगे। सो डोर तो खुलेगा लेकिन ऑफनली नहीं खुलेंगे, यूजुअली आप जरूरत के हिसाब से ही खुलते रहेंगे, उसके भी कंडीशन है। कई बार जब आप किसी दरवाजे पे खोलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दरवाजा खोलते ही आपके चेहरे पे एक हवा पड़ रही है। कभी फील किया होगा? नहीं, तो कभी फील करेंगे तो ये चीज रिकॉल हो जाएगी आपको। कभी कभी भी हम जब किसी ऐसी जगह पे मूव करते हैं जो कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एरिया होता है, दरवाजा अपन जैसे ही खोलते हैं, चाहे वो अंदर की ओर धकेल के खोलिए चाहे बाहर की ओर धकेल के खोलिए, एक हवा हमारे चेहरे पे पड़ती है। इसका सीधा सीधा लॉजिक है, ये कोई इत्तेफाक या कोई ऐसी वैसी नॉर्मल बात नहीं है। इसका मतलब ये कि जब आपके चेहरे पे हवा पड़ रही है, इसका मतलब अंदर के हवा का प्रेशर ज्यादा है और वो हवा दरवाजा के खुलते ही बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या, एक इमेजिन करिए कि ये हवा खोलने के बाद आ रही है, मान लेते हैं कि कंटामिनेशन कोई डस्ट पार्टिकल है, वो इधर से उधर जाना चाहेगा तो ये तो हवा इसको धकेल लेगी, तो ये बाहर की डस्ट बाहर ही रहेगी, अंदर तो नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता, बस इमेजिन की मान लीजिए कि बाहर का प्रेशर ज्यादा होता, अंदर कम होता, तो दरवाजा खोलते ही अंदर बाहर की जितनी भी हवा है वो अंदर चली जाती, तो डस्ट हो या कोई गंदगी हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, तो दरवाजा खोलते ही अंदर चला जाता ना, ये तो प्रॉब्लम होती। इसलिए ऐसे दरवाजे रखे जाते हैं जो प्रेशर सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे अंदर से बाहर हवा आएगी, ना कि बाहर से अंदर जाएगी। और ये कहां कैसी होगी वो डिपेंड करती है, हर जगह यही प्रिंसिपल काम नहीं करता, कहीं पे अंदर जाने देना होता है, कहीं बाहर आने देना होता है, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रेंस शुड हैव डबल डोर।
जो आपका एंट्रेंस है वो डबल डोर होना चाहिए। मतलब आप एक मेन गेट से एंटर करें, उसके बाद आपका जो भी हाथ में सैनिटाइजर वगैरह करना है वो करा, आपने वगैरह पहनना है पहना, कवर करना है कवर किया, उसके बाद आपको एक और डोर मिलेगा। तो डबल डोर होगा और हर एक डोर एयर लॉक होगा। मतलब वहां पे एयर लॉक का मतलब यही है कि हवा के सिस्टम से काम करेगा, पुशअप पुशिंग का काम करेंगे। और भी अच्छे डिटेल्स आप किसी भी फार्मास्यूटिक्स पर्सन से मिलकर के जान सकते हो जिसने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया हुआ होगा। बाकी तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, बाय दिस एयर एंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड कैन बी प्रिवेंटेड। अगर प्रेशराइज सिस्टम होगा तो डेफिनेटली बाहर से अंदर जाने वाली हवा को आप प्रिवेंट कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाई स्पीड रोल अप डोर स्लाइडर डोर शुड बी यूज्ड। ऐसे दरवाजे जो काफी स्पीड से क्लोज या ओपन होते होंगे कंट्रोल मैनर में, इनको हमको यूज करना पड़ेगा। जैसे शटर सिस्टम हो या फिर आपको ढकेलने वाला सिस्टम हो, उनको मोस्ट ऑफ द केसेस यूज किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इनसाइड द रूम शुड बी हायर देन आउटर प्रेशर ऑफ द रूम। जैसा मैंने कहा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बाहर की तुलना में, ताकि बाहर की हवा अंदर ना जा पाए, क्योंकि अंदर की हवा प्रेशर ज्यादा है। ये कुछ पॉइंट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, जहां पे हम अगले पॉइंट को देखना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे एसेप्टिक एरिया के डिजाइन से। तो अगला जो पॉइंट आता है जिसके ऊपर हमको ख्याल रखना पड़ेगा आपके इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत, वह है आपका फ्लोर। फ्लोर यानी कि आपका सतह, आपका फर्श। सिंपल सा लॉजिक है, हमारे घर में जब फ्लोर होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ घर में सीमेंट के ही फ्लोर होते हैं, उस पर कुछ और एक्स्ट्रा कवर नहीं लगाया जाता। कुछ के घर में मार्बल लगाया जाता है, कुछ के यहाँ दाना घिसाया जाता है, कुछ के यहाँ केवल जो चिपकने वाले कारपेट आते हैं वो लगा दिए जाते हैं। सभी में कुछ ना कुछ खास बात और कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कॉस्टलियर साइड में, वैसे वैसे उसके एडवांटेज भी बढ़ते जाएंगे। अगर आपने केवल सीमेंट का लगाया हुआ है तो उस पर क्रैक नजर आ सकते हैं, उसमें गड्ढे नजर आ सकते हैं। कोई भी चीज अगर स्पॉइल होती है तो वो आपके अगल बगल चीजों को खराब कर सकती है। उसकी जगह अगर आप मार्बल लगाते हो तो वो एकदम आराम से चिकना साफ हो सकता है, बहुत कम क्वांटिटी में, जिसकी संभावना बहुत कम होगी, वो अंदर पेनिट्रेट करेगा। वैसे ही कई चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने क्या लगाया है या आपको क्या पर्पस था जिसको सॉल्व करने के लिए आपने कोई स्पेसिफिक तरीके की चीजों को लगाया हुआ है। तो आज के इस कंटिन्यूअस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि फ्लोर में हमको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर के साथ साथ उससे एडजेसेंट दीवारें हैं, फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, बेंच टॉप हो गया, वो कैसे होने चाहिए, किन चीजों के बने हुए होंगे। दैट शुड बी इजी टू क्लीन। वो ऐसी चीजों से बने हुए हों जिनको साफ करना बहुत आसान हो। अगर कोई सरफेस, कोई एरिया खुरदुरा होगा तो उसको साफ करने में दिक्कत होगी। वही एग्जांपल मैं फिर से कहूंगा कि आपके जो वॉल है उसमें प्लास्टर पेस्ट लगा रहता है, किसी किसी जगह उसमें टाइल्स भी लगाते हैं, आजकल वॉलपेपर भी लगाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करिए जहां पे आपके वॉल पे कुछ नहीं है, केवल सीमेंट का लगा हुआ है, बेसिक परत लगी हुई है ऊपर पे, तो वो एकदम खुरदुरा खुरदुरा रफ रफ लगेगा। वहां पे किसी भी चीज को आप स्प्रेड करोगे तो वो इजीली स्प्रेडिंग नहीं होगा, क्योंकि वो स्मूथ है ही नहीं। तो ये चीजें रखती हैं कि उसको इजी टू क्लीन होना चाहिए, जिसके लिए उसका स्मूथ होना बहुत जरूरी है। आगे है आपका स्मूथ होना चाहिए, साथ साथ नो क्रैक्स एंड पोर शुड बी देयर। कभी भी किसी भी जगह पे, चाहे वो फ्लोर हो चाहे वॉल हो, वहां पे क्रैक्स और पोर्स नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दीवार में भी हो सकते हैं छोटे छोटे गड्ढे हो, फर्श में भी हो सकते हैं छोटे छोटे गड्ढे हो, ना केवल गड्ढे, कुछ हो सकता है क्रैक्स भी नजर आए हों, वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन आने के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ देखिए सपोर्टिव टू क्लीनिंग एजेंट, इसको आपको हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। उसको टाइम टू टाइम क्लीन करने रहना होता है, मतलब उसको डिसइंफेक्टेंट एजेंट या कोई दूसरे टाइप्स ऑफ केमिकल के साथ या उसकी मदद से उसको हमको फ्लोर को साफ करते रहना चाहिए। तो वो ऐसा सरफेस हो जो कि उस केमिकल से रिएक्ट ना करे, बल्कि उसको सपोर्ट करे, उसके स्प्रेडेबिलिटी में सपोर्ट करे, ताकि आपका जो फंक्शन है वो बहुत आसानी से पूरा हो सके। एग्जांपल की बात करते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट इंक्लूडिंग फिनॉन, इंक्लूडिंग लाइजोल, इंक्लूडिंग आयोडीन, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर आपका जो हाइपोक्सी क्लोराइड वगैरह है वो आप यूज कर सकते हो। तो वो आपके उस पर्टिकुलर फ्लोर के द्वारा सपोर्ट किए जाने होंगे। आगे बात करते हैं इसी सेक्शन के अंतर्गत, तो वो देखता है केमिकली इनर्ट सो टू दैट सॉल्वेंट सो दैट इट मे नॉट रिएक्ट, बल्कि इवन दैट शुड बी सपोर्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर केमिकल एजेंट। वो इनर्ट सब्सटेंस का हो कि आपके केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे, वरना कई बार ऐसे होते हैं कि जो फ्लोरिंग मटेरियल होती है वो आपके केमिकल के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके थोड़े बहुत बुझे जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो ऐसा हो सकता है। डाइस को भी ये सपोर्ट ना करें, डाइस के यानी कि कलर को वो रिटेन ना करे। कलर के साथ साथ अगर इसमें आप कभी गलती से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस गिर जाता है या कुछ प्रोसेस हो जाता है तो उसको भी वो रिएक्ट ना करे, ऐसी इसकी खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
फ्लोर शुड बी मेड ऑफ ऑफ, ये कई बार पूछा गया है कि ऑप्शंस में कि इनमें से किसका फ्लोर बना हुआ होना चाहिए एसेप्टिक एरिया के अंतर्गत। तो वो बना होना चाहिए टेराजो, या फिर टेराजो को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत चिकना हुआ सरफेस दिखाई देगा, उसका यूज करना चाहिए। हालांकि टेराजो के बारे में कुछ पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, उसको साथ में एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। टेराजो इज वेरी हार्ड एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोर। ये बहुत कॉस्टली होता है लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, सपोर्टिव बहुत होता है, आसानी से साफ किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए लिनोलियम का भी बनाते हैं और लिनोलियम के साथ साथ में प्लास्टिक के सब्सटेंस को भी यूज करते हैं हम आपके फ्लोर को बनाने के लिए। तो ये कुछ खास बातें हो गई। अगला जो पॉइंट है आपके फ्लोर के अंतर्गत ही, वो कहता है कि वॉल्स एंड सीलिंग शुड मेड अप ऑफ दो सरफेस व्हिच आर वेरी स्मूथ इन नेचर, एग्जांपल टाइल्स। अगर आप बात करते हो फ्लोर की या सीलिंग की, तो हम लोगों ने फ्लोर के बारे में बात कर लिया कि टेरेजो का बना हुआ होना चाहिए, वॉल के बारे में भी बात कर लिया कि वो चिकने सब्सटेंस से बना हुआ होना चाहिए, सीलिंग के बारे में अगर आप बात करते हो तो वो चिकने सरफेस से बने हुए होने चाहिए। एग्जांपल के रूप में आप उसमें टाइल्स लगा सकते हो वॉल पे और सीलिंग पे भी, इससे स्प्रेडेबिलिटी अच्छी होगी, इससे जो एब्जॉर्प्शन हो सकता था सब्सटेंस का वो कम से कम होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनके पास नेचर होता है स्मूथ का, नॉन एब्जॉर्बेंट का, कि ये किसी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। कोई केमिकल रिलीज हो रहा होगा तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, कोई ऑलरेडी डस्ट पार्टिकल होगा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। दीज आर नॉन एब्जॉर्बिंग, इजी टू क्लीन एंड इजीली रिप्लेसेबल। अगर कल को खराब होता है तो उसको आप आसानी से उस पर्टिकुलर पार्ट को निकाल करके दूसरे पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। ये कुछ खास बातें हो गई आपके फ्लोर के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं टॉप ऑफ द वर्किंग बेंच। जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उस वर्किंग बेंच की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो दैट इज वेरी वेरी इजी। सारे पॉइंट्स बहुत कॉमन है, कोई खास इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है। आने वाले समय में स्पेसिफिकेशन हम देखना जरूर स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉप ऑफ द बेंच कहता है शुड मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये आपके जो लेमिनेट के भी हो सकते हैं। इनका कारण यह है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका प्रिफरेबल होता है बिकॉज उसमें जंग नहीं लगती, बिकॉज दीज आर ड्यू टू फ्री ऑफ रस्ट अलॉन्ग विद द ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस उनका स्मूथनेस होता है और उस पे एक क्या आना चाहिए, रस्ट नहीं निकलता, साथ साथ में उसकी जो पीलिंग होती है वो भी नहीं निकलता। अगर आप लोहे के मरले को देखोगे तो लोहे में हल्का हल्का टूटने लगता है, उसकी परत निकलने लगती है, बट स्टेनलेस स्टील के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए हमको वर्किंग बेंच के ऊपर स्टेनलेस स्टील या तो प्लास्टिक लेमिनेट का यूज करना होता है। एनवायरमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है, यानी कि जिस जगह पे जिस रूम पे हमको काम करना है उस जगह के एनवायरमेंट को भी मेंटेन करना है और उसको एयर कंट्रोल करना है एसेप्टिक एरिया के अंतर्गत विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिल्ट्रेशन और यूनिट ऑफ एयर, जिसके अंतर्गत लेमिनार एयर फ्लो आता है, इसको यूज करना है। तो अगले टॉपिक में हम लेमिनार एयर फ्लो के बारे में जरूर बात करेंगे। इनके बेसिकली 3 टाइप होते हैं, वर्टिकल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो और वॉल टू फ्लोर फ्लो। हालांकि डिटेल पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, अगले टॉपिक में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जरूर देखेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के 2 पार्ट में हमने बात किया बेसिक डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया फॉर एसेप्टिक एरिया। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप पहले के जितने भी नोट्स हैं उनको देख सकते हैं, ऑनलाइन एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हैं। इससे पहले जितने यूनिट हमने अपलोड किए हैं उन सब के स्क्रीनशॉट के पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। अगर आज के इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप मैन्युअली लेना चाहते हैं, पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का, तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।